हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्क मी हिंदी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ होता क्या है, ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो ऑन पेज एसईओ के ऊपर ट्यूटोरियल है, द अल्टीमेट गाइड टू ऑन पेज एसईओ, इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा ये वीडियो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों वे से पूरा करेंगे। हम हर एक चीज़ को हम यहाँ पे डीपली जानेंगे, डीपली उसे कैसे किया जाता है वो प्रैक्टिकली देखेंगे, और जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन पेज एसईओ के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और एसईओ हम इसलिए करते हैं कि हमारे ब्लॉग और वेबसाइट को सर्च इंजन में अच्छी रैंकिंग मिले, अच्छी ट्रैफिक मिले और हमारी अच्छी अर्निंग हो। ओके, एसईओ में दो तरह के एसईओ होते हैं। पहला होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। दोनों के डिफरेंट सब सेक्शंस हैं, और सब सेक्शंस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड भी है। तो अब जानते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, और या फिर ऑन पेज एसईओ कैसे किया जाता है, ठीक है, या किसे कहा जाता है। तो ऑन पेज एसईओ उन सभी टेक्निक्स के ग्रुप को कहा जाता है जिन्हें हम अपनी वेबसाइट पर, खुद की वेबसाइट पर आजमाते हैं, चाहे पोस्ट पे हो, मेटा कंटेंट के रूप में हो, या सोर्स कोड में हो, या अलग अलग चीज़ों में खुद की वेबसाइट पर करते हैं, ठीक है। उन सभी टेक्निक्स को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ, ठीक है। हमारी खुद की वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट कितनी बड़ी है और उसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट में सबसे पहले आती है ब्रांडिंग, सेकंड नंबर पे आती है मेटा टैग्स, थर्ड नंबर पे आता है आपका ब्लॉग का कस्टमाइजेशन, फोर्थ नंबर पे आता है आपकी रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आती है एसईओ राइटिंग, लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट कंटेंट डिलीवरी टेक्निक्स। ओके, तो अब ये 5 ही नहीं है पॉइंट सिर्फ आपके एसईओ के लिए। ऑन पेज एसईओ में हर एक सेक्शंस के सब सेक्शंस भी हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, और हर एक सब सेक्शंस की सब कैटेगरीज भी हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एक एक पॉइंट से होकर गुजरेंगे, साथ ही आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देते रहेंगे। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर ही लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्लॉग का जो है वो ब्रांडिंग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने ब्लॉग का फेविकॉन और लोगो लगाएंगे। अब ब्रांडिंग होती क्या है, ब्रांडिंग दरअसल आपके ब्लॉग की एक डिफरेंट या यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिसके वजह से यूज़र जो है वो आपके ब्लॉग को आसानी से पहचान सकता है, आसानी से याद रख सकता है, ठीक है। अब इसमें आप ब्रांडिंग में क्या क्या आता है, आपके ब्लॉग का यूआरएल, ठीक है, मेटा नेम क्या बोलते हैं उसे, डोमेन नेम, ठीक है, आपके ब्लॉग का टाइटल, आपके ब्लॉग का फेविकॉन, आपके ब्लॉग का लोगो, ठीक है। ये सब चीज़ें आती हैं आपके ब्लॉग के ब्रांडिंग सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रांडिंग में क्या करेंगे, अपने ब्लॉग के लिए एक मस्त सा फेविकॉन लगाएंगे। ओके, तो क्या करते हैं, हम अपने फेविकॉन सेक्शन में चलते हैं, जो भी हमने बनाया होगा। तो ये रहा, हमने 16 बाई 16 पिक्सल का फेविकॉन होना चाहिए, उससे थोड़ा कम हुआ तो चलेगा लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेव कर लेते हैं। हमारा फेविकॉन जो है वो सेव हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो खुद से बनाए वाला हमने जो भी बनाया होगा लोगो, वो लोगो लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम अपने लोगो की तरफ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे और अपने ब्लॉग को एक बार व्यू कर लेते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रहा है फेविकॉन और लोगो या नहीं, ठीक है। तो दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका लोगो थोड़ा बड़ा हो जाता है
ठीक, अगर आपका लोगो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है श्रिंक टू फिट, ठीक है, इमेज को अपलोड करने से पहले, तो वहाँ पे आप दबा दीजिएगा श्रिंक टू फिट, ठीक है। ये तो हो गया आपके वेबसाइट या ब्लॉग की ब्रांडिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमने मेटा टैग्स का बताया था आपको, तो उससे पहले मेटा टैग्स का प्रैक्टिकल जानने से पहले हम क्या जानेंगे, मेटा टैग्स की चेकलिस्ट के बारे में, ठीक है। मेटा टैग्स में कौन कौन से टैग्स आते हैं, ठीक है। मेटा टैग्स में आता है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, कैनोनिकल यूआरएल्स और लैंग्वेज डिक्लेरेशन। या अब कैनोनिकल यूआरएल के बारे में आपको बता दूं, ये डुप्लीकेशन से बचाता है आपकी वेबसाइट को, ताकि वेबमास्टर समझ सकता है आपके ब्लॉग का जो ओरिजिनल यूआरएल है, वो ओरिजिनल यूआरएल, या यूँ कहें कि परफेक्ट जो मस्त सा यूआरएल आपका परफेक्ट वो वाला ओरिजिनल वाला, ये वाले यूआरएल जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है, बाकी सभी डुप्लीकेट है, इसी को ओरिजिनल मान के चलना है, ये समझता है कैनोनिकल यूआरएल से। और बाकी यूआरएल्स क्या करते हैं, सॉरी बाकी टैग्स क्या करते हैं, आपके ब्लॉग की जो संक्षिप्त जानकारी होती है, जैसे ब्लॉग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और ऑथर का नाम, ये सब जानकारी आपके सर्च कंसोल को देते हैं, और सर्च कंसोल बाद में उसे प्रोसेस करके अपने डेटाबेस में स्टोर करता है, ताकि जब भी सर्च इंजन को ज़रूरत पड़ेगी वो उसे फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम मेटा कंटेंट जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने टेम्पलेट में। टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे हम एडिट HTML में। अब यहाँ पे आपके ब्लॉग में पहले से यहाँ पे कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन हो तो आप वहाँ से डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो मेटा कंटेंट जनरेट करते हैं। ब्लॉगर में आपको करने के लिए बहुत सारे आपके टूल्स मिलेंगे, लेकिन हम अपना टूल्स ही इस्तेमाल करेंगे जिसे हमने खुद बनाया है, और बहुत जल्द आपको भी ये वाला टूल देखने को मिलेगा इंटरनेट पे लाइव, और आपको भी बताएंगे कि ये ब्लॉगर पे कैसे होस्ट किया जाता है, ओके, फ्री में। तो आपके ब्लॉग का यूआरएल डालना होगा आपको, टाइटल, ठीक है। ब्लॉगर में वैसे टाइटल डालने का शॉर्ट वे है यही वाला, ठीक है। तो डालते हैं हम अपने ब्लॉग का टाइटल, आस्क मी हिंदी, ओके। कैनोनिकल यूआरएल डालना होगा अपने ब्लॉग का कि कौन सा ओरिजिनल यूआरएल है, ठीक है, तो वो वाला डालते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद सेपरेटेड विथ कॉमा के साथ हम क्या डालेंगे, अपने ब्लॉग के कीवर्ड्स, ठीक है, ताकि सर्च इंजन या वेबमास्टर्स को पता चले कि ये टैग्स है जिनके ऊपर ये ब्लॉग जो है वर्क करता है, कंटेंट प्रोड्यूस या पब्लिश करता है, ठीक है। आस्क मी हिंदी ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल्स SEO ऑन पेज SEO ऑफ पेज SEO, ओके, इनफ हो गया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आस्क मी दे प्रोवाइड्स informative articles, contents, content about blogging, SEO, link building and technical SEO, and so on, okay। वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप ये डालने से पहले क्या करिए, रिसर्च कीजिए और SEO फ्रेंडली कीवर्ड्स, टाइटल और आपका डिस्क्रिप्शन डालिए। आपका टाइटल थोड़ा कैची होना चाहिए, कीवर्ड्स वेल रिसर्च होना चाहिए। आपका कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि आपको पता चले कि कीवर्ड रिसर्च आखिर करते कैसे, ओके। और डिस्क्रिप्शन, आप कीवर्ड्स, आपके फोकस कीवर्ड्स और सपोर्टिंग कीवर्ड्स को मिक्स करके एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन बनाइए 150 to 160 कैरेक्टर्स के अंदर, ओके।
क्योंकि उतना ही सर्च इंजन के या CRP में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में शो होता है। तो अब यहाँ पे जितने भी टैग्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं वो कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पे फेसबुक का भी है और ट्विटर कार्ड्स का भी है, जैसे OG URL, OG ट्विटर वगैरह वगैरह होता है ना, उसी तरह से। तो हमारे इसमें क्या करेंगे, हम टाइटल से लेकर मेटा तक का कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट HTML वगैरह वगैरह जो पहले से हमारे ब्लॉग पे मौजूद होता है, यहाँ पे इनकोडिंग UTF-8 वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे, हेड के नीचे ही डाल सकते हैं आप लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेपरेट सेक्शन बना हुआ है तो हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। हमारा टाइटल यहाँ पे हम एंड कर देंगे एक बार, क्योंकि थोड़ा सा काम बाकी है हमारे टूल के अंदर, तो एंड नहीं किया हुआ हमने, हम एंड कर लेते हैं, ठीक है, सभी, और सेव कर देते हैं। हमारा मेटा टैग जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या करेंगे यार, अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और क्या करेंगे। ब्लॉगर के लिए मेटा टैग्स में सिर्फ इतना ही नहीं आता है कि आप मेटा टैग्स जनरेट करके टेम्पलेट में डाल दो, हो गया। ऐसा नहीं होता है ब्लॉगर के लिए, स्पेशली ब्लॉगर के लिए। ब्लॉगर ने क्या किया है, एक सेपरेट सेक्शंस दिया हुआ है अपने ब्लॉग के लिए, जहाँ पे आप अपने ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपका लैंग्वेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सर्च प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, सर्च डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ऑथर वगैरह वगैरह, प्रोफाइल्स वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन अपने ब्लॉग का, ठीक है, आस्क मी हिंदी, फाइंड बेस्ट ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल्स। ये 500 कैरेक्टर का होता है, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे शॉर्ट में डाल रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। सेव कर लेते, टाइटल तो पहले से ही डला हुआ है। उसके बाद हम आते हैं लैंग्वेज फॉर्मेटिंग की तरफ। आपके ब्लॉग की जो भी फॉर्मेटिंग होगी, जो भी आपके ब्लॉग का लैंग्वेज वगैरह होगा, टाइम जोन जो भी होगा, यहाँ पे हम वो टाइम जोन चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा कहाँ गया, GMT +530, ठीक है। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, सेव कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो भी अपनी लैंग्वेज होगी, आपके ब्लॉग की लैंग्वेज वगैरह वगैरह फॉर्मेटिंग जो भी आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हो। सर्च प्रेफरेंस में जब आओगे आप, यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके ब्लॉग का सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना होता है, 150 कैरेक्टर्स मैक्स, क्योंकि उतना ही शो होता है यार, क्या करें। ये CRP में तो हम यहाँ पे भी वही डालते जो वहाँ डाला था, आस्क मी हिंदी प्रोवाइड्स बेस्ट ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल्स एवर। ओके, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे रिडायरेक्शन वगैरह वगैरह का सब कस्टम रिडायरेक्ट, अगर 404 एरर होता है तो आप उसे यहाँ से 301 रिडायरेक्ट, परमानेंट रिडायरेक्ट के ज़रिए सॉल्व कर सकते हो। ये भी सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कस्टम रोबोट TXT फाइल। कस्टम रोबोट TXT फाइल कहाँ से जनरेट करोगे आप, तो हम जाएंगे लेबनॉल, साइट मैप, ठीक है। ये CTQRL का ही अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपने ब्लॉग का जो URL है वो ले लेते हैं, वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और जनरेट साइट मैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ जनरेट हो चुका है। अपने साइट मैप नीचे जो आया ना, वो क्यों नहीं आया बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे ब्लॉग पे एक भी पोस्ट जो है वो पब्लिश नहीं है, इसलिए नीचे URL साइट का और आपके साइट मैप +500 वगैरह वगैरह, atom.xml वगैरह, एटम वो वाला नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब आती है बारी कस्टम रोबोट हेडर टैग्स। अब रोबोट हेडर टैग्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने रोबोट हेडर टैग्स को डिक्लेयर करेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। आर्चिव और सर्च पेजेस को
नो इंडेक्स, नो डीबी। डिफ़ॉल्ट सर्च एंड पोस्ट के लिए नो, ऑल पे करेंगे और नो डेटाबेस। ओके, और सेव कर लेते हैं। अब जानते हैं कस्टम रोबोट और कस्टम रोबोट हेडर टैग्स करते क्या है। जब भी सर्च इंजन या वेबमास्टर के क्राउलर्स हमारे ब्लॉग या वेबसाइट पे आते हैं, तब उन्हें डायरेक्शन देने का काम ये कस्टम रोबोट टीएक्सटी और कस्टम रोबोट हेडर टैग्स करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें या पेज, पोस्ट, आर्चिव्स जो भी होगा आपके ब्लॉग पे, जो आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं, सिर्फ वही इंडेक्स होगा। जहाँ पे आपने नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है वो इंडेक्स हो, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे उन पर्टिकुलर क्राउलर्स का, जैसे आप स्पाइडर्स, बॉट्स जो भी कहते हैं, जाना बंद कर देते हैं, रोक देते हैं ये robot.txt के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और रोबोट हेडर टैग्स, जिसकी वजह से वो चीज़ें इंडेक्स नहीं होती है। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो आप डायरेक्शन या उनको कंट्रोल करते हैं अपने वेबसाइट के इंडेक्सिंग और क्राउलिंग को। उसके बाद ऑर्डर्स में यूज़र सेटिंग्स वगैरह वगैरह, आप इमेजेस वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। गूगल प्लस की ब्लॉगर की प्रोफाइल बना सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, आपका फ़ोटो नीचे प्रोफाइल फ़ोटो आता है ना ब्लॉगर के नीचे, वो वाला आप यहाँ से डाल सकते हैं। यूआरएल्स वगैरह, मेल हो फीमेल हो, आपकी विश लिस्ट की यूआरएल्स, होम पेज यूआरएल, सिटी, टाउन, आपकी पूरी की पूरी ब्लॉगर प्रोफाइल आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके ब्लॉगर के लिए छोटी मतलब क्या करते हैं सब मेटा टैग्स। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ने वाले हैं, वो वाला है ब्लॉग का कस्टमाइजेशन। ओके, अब ब्लॉग कस्टमाइजेशन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो आपको पता ही होगा। लेकिन ब्लॉग के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में पहले जान लीजिए। और क्यों ऑन पेज एसईओ में ब्लॉग कस्टमाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ये भी जान लीजिएगा। ब्लॉग कस्टमाइजेशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी मेन्यूज़ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू। सेकंड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है नेविगेशन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके सोशल नेविगेशन, और फोर्थ नंबर पे आपका जो है वो स्पीड इन्हांसमेंट या ब्लॉग का लोडिंग स्पीड। अब ये चारों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। अब देखिए, आपके ब्लॉग का आपने कितना भी ऑन पेज एसईओ कर लिया, लेकिन आपके ब्लॉग पर ये चारों चीज़ें परफेक्टली नहीं है या 99% या थोड़ा बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो आपको ऑन पेज एसईओ करके भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब ये चारों चीज़ें मिलकर ही आपके ब्लॉग के ऑन पेज एसईओ को बूस्ट देती हैं, तो आपको इनको करना ज़रूरी होता है। अब मेन्यू में आपको ऊपर सब सेक्शंस वाला प्राइमरी सेकेंडरी मेन्यू, जैसे कैटेगरीज वाला मेन्यू, ये तो आप ऐड करते ही हो, लेकिन नेविगेशन पे आपको थोड़ा ज़्यादा केयरफुली ध्यान रखना होता है कि आपके ब्लॉग का नेविगेशन सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो 404 एरर दे देगा या कोई और एरर देगा, जो आपके ब्लॉग के रैंकिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, रैंकिंग डाउन होती चली जाएगी। आपको उसे सॉल्व करना होगा कस्टम रिडायरेक्ट की वजह से। ब्लॉगर में आपको मिल जाएगा, अगर कोई यूआरएल नहीं मिलता है तो आप उसे डायरेक्टली अपने होम पेज पे या किसी और पेजेस पे या पोस्ट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सोशल नेविगेशन में आपके सोशल प्रोफाइल्स होती हैं, जिन्हें आप वहाँ पे ऊपर पे के साइड में लगाते हो या फिर साइड बार में लगाते हो या नीचे। ठीक है, जैसा जहाँ आप चाहें। यह आपका सोशल एक्टिविटीज़ को आपकी सोशल मीडिया की एक्टिवनेस या आप कितना एक्टिव रहते हो उसको दर्शाते हैं। या यूज़र्स के लिए भी ये होता है कि यूज़र्स अगर जल्दी में आपको या किसी इम्पोर्टेंट एरर पे या किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके पास या आपके साथ में कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो आप सोशल प्रोफाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं वो डायरेक्टली। ठीक है, आप तक पहुंचने के लिए। अब स्पीड इन्हांसमेंट क्यों ज़रूरी है, पहले जान लीजिएगा कि लोडिंग में फास्ट लोडिंग साइट और स्लो लोडिंग साइट में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले जानते हैं स्लो लोडिंग साइट। मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट खोली या आपने, अब वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो गया, वो अपने ब्लॉग जो है वो सही से ओपन ही नहीं हो पा रहा है, कितना भी टाइम चला जाए, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है ओपन होने में। ठीक है, तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, उस वेबसाइट को डायरेक्टली यहाँ से क्लोज कर दोगे
और दूसरे ब्लॉग या वेबसाइट पे चले जाओगे जो कि अच्छे से लोड हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट का जो है ये एग्जिट रेट बढ़ जाएगा और रैंकिंग जो है वो घटती चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता अगर उसकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होती। अब फास्ट लोडिंग वेबसाइट के बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। अगर आपकी ब्लॉग या वेबसाइट फास्ट लोडिंग है तो यूज़र आपके वेबसाइट पर आएगा, जितना उससे समय बिताना होता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही बिताएगा। क्यों? क्योंकि आपके ब्लॉग पर जो दूसरे कंटेंट्स होंगे वो उसे भी पढ़ने में व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका ब्लॉग फास्ट लोडिंग है तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देगा कि कितना टाइम हुआ या कितना नहीं। उसमें आपकी इंटरनेट नेविगेशन भी मदद करेगी उसका ओके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है रिसर्च। रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट होती है और क्या बेनिफिट्स होते हैं रिसर्च के, ये आप जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। अब देखिए, किसी भी ब्लॉग को सर्च इंजन में रैंक करवाना हो, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करना हो, अर्निंग करनी हो, ठीक है, या यूँ समझ लीजिएगा कि कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, वेबसाइट में आपको कुछ भी करना हो तो ज़रूरी होती है वो रिसर्च। अब रिसर्च किन किन टॉपिक्स पे या किन किन विषयों पे की जाती है वो जान लीजिएगा। टॉपिक्स पे होती है, कंटेंट पे होती है, कीवर्ड्स पे, रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ पे और कंपटीशन पे, ठीक है। अब देखते टॉपिक के ऊपर रिसर्च का अब जो भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल या कुछ भी डालना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, या अपना ब्लॉग का टॉपिक कोई चूज़ करना चाहते हो सही से, नीच वगैरह वगैरह, तो आपको सबसे पहले रिसर्च करनी होती है टॉपिक की, कंटेंट की, ओके। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स, वेबसाइट अवेलेबल मिलेंगे जिनके ऊपर लगभग पूरे के पूरा टॉपिक्स या नीच ही कंप्लीटेड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन से भरे पड़े हैं, इंफॉर्मेशन से। अब ऐसे में आप कुछ डालोगे उसी तरह का तो ये तो बहुत ही ऑकवर्ड या ऑड हो जाएगा, क्योंकि यूज़र के पास तो पहले से ही वो जानकारी अवेलेबल होगी, फिर आपके ब्लॉग पे आएगा क्यों। इसके लिए ज़रूरी होती है कंटेंट की रिसर्च करना, ठीक है। जब आप कंटेंट रिसर्च करते हो तब क्या होता है कि आपको पता होता है कि इंटरनेट पे या इन वेबसाइट पे या आपके नीच के रिलेटेड या आपके कॉम्पिटिटर वेबसाइट में इन विषयों पर इतनी मात्रा में जानकारी जो है वो पहले से ही प्रोवाइडेड है। तो आपको क्या करना होगा, उसकी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको क्या करना है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, ताकि उन यूज़र्स क्या चाहता है, हमेशा यूज़र यही चाहता है कि उनको इन्फॉर्मेटिव जानकारी अधिक मात्रा में मिले। उनकी भूख होती है जानकारी पाने की, और आपको कोशिश करना है कि उनकी जो भी जानकारी पाने की भूख है उसे मिटा सको, ठीक है। अब उसके बाद रिसर्च करते हैं आप रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ की। रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ में आपको देखना होता है कि कौन सी ऐसी रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिससे आप अपने नीच में दूसरे ब्लॉगर्स या वेबसाइट से आगे निकल सकते हो, उनको भी डिफीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की आपको रिसर्च करनी होगी कि कहाँ से आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ओके। उसके बाद आपको देखना होता है कि कंपटीशन के अंदर आपको देखना होता है कि आपके नीच के अंदर कौन सी ऐसी हाईली रैंक्ड वेबसाइट्स हैं, और वो हाईली रैंक्ड वेबसाइट ने कौन से नीचेस, कौन से टॉपिक्स के ऊपर कितना काम किया है, कहाँ से उन्होंने बैकलिंक्स लिए, क्या किया है, कैसे रैंक्ड है, कौन से कीवर्ड्स रैंक है, उनके ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे आपको रिसर्च करना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए आप उम्मीद और हिम्मत के साथ सफ़र करना तो अच्छा होता है, लेकिन जानकारी के साथ सफ़र करना उससे भी अच्छा होता है, क्योंकि जानकारी के साथ अगर सफ़र करोगे तो ज़रूर सफलता हासिल कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका कीवर्ड्स की रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के भी कीवर्ड्स को एनालाइज करना होगा, और अपने ब्लॉग के लिए भी कीवर्ड्स, अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए भी कीवर्ड्स निकालने होंगे, जिसके लिए इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, ओके। जिनमें से कुछ को मैंने शॉर्ट आउट करके एक आर्टिकल में पिन किया हुआ है, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ,
ये कुछ 2-3 पॉइंट्स है जो प्रैक्टिकली आपको इस आर्टिकल में नहीं बल्कि अगले इस वीडियो में नहीं बल्कि अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा एसईओ राइटिंग और रिसर्च के बारे में। ओके, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट पूरा वीडियो बन जाएगा और ये एक ही वीडियो में अगर आपको बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि आप स्किप करते रहते हो, जानता हूँ मैं। ओके, तो एसईओ राइटिंग, अब एसईओ राइटिंग में क्या क्या आता है ये सब जान लेते हैं, उनकी चेकलिस्ट के बारे में। सबसे पहले आता है टाइटल, पैराग्राफ, कीवर्ड का इस्तेमाल, स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल, नंबर का इस्तेमाल, सर्च डिस्क्रिप्शन, परमालिंक को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल नेविगेशन, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया फाइल्स और ऑल्ट टैग। ओके, तो आप जानते हैं टाइटल के बारे में। टाइटल क्या होता है? आपके ब्लॉग पोस्ट का एक आइडेंटिटी होता है, क्योंकि सर्च इंजन में सबसे पहले तो वही शो होगा ना अगर कोई सर्च करेगा तो उसे आपको एक कैची एसईओ फ्रेंडली रखना होगा, जिसमें आपके ब्लॉग आपके आर्टिकल का मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड और 1-2 या जितने भी आप सपोर्टिंग कीवर्ड्स का साथ लगाए उसको मिक्स करके बनाए 80 कैरेक्टर्स के अंदर। ओके, ठीक है। अब पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, गूगल क्या करता है, हमारे ब्लॉग का जो या ब्लॉग पोस्ट का पहला पैराग्राफ होता है ना, जो होता है हमारा टाइटल का डिस्क्रिप्शन, उसी को सर्च डिस्क्रिप्शन समझ लेता है और सर्च इंजन में दे देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉगर स्पेशली पहले पैराग्राफ को हम एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, 2-3 कीवर्ड्स के साथ अपने फोकस कीवर्ड को मिक्स करके 150 कैरेक्टर्स का या पहला हम अपना पैराग्राफ लिख लेते हैं जो कि टोटली एसईओ फ्रेंडली हो। उसी तरह से बाकी आर्टिकल को भी हम पैराग्राफ्स के अंदर लिखते हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स के अंदर। शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर लिखने से यूज़र्स के लिए रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, वो आसानी से पढ़ सकते, समझ सकते, जिसकी वजह से यूज़र आपके वेबसाइट पर थोड़ा अधिक टाइम बिताता है, जानकारी को एकत्रित करता है। उसके बाद कीवर्ड का इस्तेमाल। एसईओ राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है आपके कीवर्ड्स का इस्तेमाल। आपके कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी डेंसिटी कितनी रखने वाले हो, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करने वाले हो, नेचुरली फिक्स हो सके वो कीवर्ड्स, ऐसी जगह पे ही आपको उन कीवर्ड्स को फिट करना होता है, ना कि आप फोर्सली उन कीवर्ड्स को फिक्स करो। ओके, नेचुरली जहाँ पे वो कीवर्ड फिट हो सके ऐसी ही जगह पे उन्हें फिक्स करना ज़रूरी होता है। अब एसईओ राइटिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे डॉट हो गया, हाइफन हो गया, अंडरस्कोर हो गया, एंड सिंबल हो गया, परसेंटेज हो गया, इन सब स्पेशल सिंबल्स का अलग महत्व है, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इनका भी आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग से एक एसईओ राइटिंग के ऊपर, एक ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखे के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ठीक से समझ पाओगे। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। ठीक है, पूरा डिटेल में ब्लॉगिंग ट्यूटोरियल्स बनाएंगे यार, आपको सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आता है, नंबर्स। अब नंबर्स का तो यूज़ होना ज़रूरी ही है। ठीक है, नंबर्स का इस्तेमाल भी आपको करना होता है अपने एसईओ राइटिंग के अंदर आर्टिकल्स लिखते समय। सर्च डिस्क्रिप्शन भी 150 to 160 कैरेक्टर्स के अंदर लिखा जाता है एसईओ फ्रेंडली तरीके से, जिसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं और आपका फोकस कीवर्ड्स होता है, नंबर होता है और स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनको मिक्सअप करके बनाते हैं। थोड़े बहुत ही 1-2 ही स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, जिसमें कॉमा, डॉट, एंड, परसेंटेज वगैरह वगैरह शामिल हैं। ओके, अब बारी आती है परमालिंक की। एक बात याद रखिएगा, कभी भी परमालिंक में आपको नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और परमालिंक को हमेशा शॉर्ट रखें ताकि सर्च इंजन जो है या वेबमास्टर आपके टॉपिक के बारे में आसानी से समझ सके और आपके लिंक को आसानी से इंडेक्स हो पाए। ठीक है, अगर आप नंबर्स डालोगे, मान लीजिए आस्क मी हिंदी 2020, तो 2020 होने के बाद तो 21 आ गया ना, तो 2020 में हम उस पोस्ट पे जितना भी रैंकिंग करेंगे, जितना भी मेहनत करेंगे, वो तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि 2021 से हमारे ब्लॉग पोस्ट की रैंकिंग कम होती चली जाएगी। आप फिर से उसे बदलने के लिए हमें उसमें से नंबर तो हटा नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा यूआरएल चेंज करना पड़ेगा और फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी जितने भी करेंगे। तो इसके लिए हम यूआरएल्स में नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही करना चाहिए। ठीक है,
अब बारी आती है इंटरनल और एक्सटर्नल नेविगेशन की, या इंटरनल एक्सटर्नल पोस्ट नेविगेशन। अब यूज़र, जैसे मैंने बताया, यूज़र सिर्फ नॉलेज का भूखा होता है, इन्फॉर्मेशन का, और इंटरनल और एक्सटर्नल नेविगेशन के ज़रिए हम यूज़र्स को अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंटरनल नेविगेशन से और एक्सटर्नल नेविगेशन से। अब एक्सटर्नल नेविगेशन करने से यूज़र्स को तो मिल जाता है अनलिमिटेड जानकारी का भंडार, लेकिन साथ ही हमें यूज़र का ट्रस्ट भी मिलता है कि हम सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं यूज़र को, और यूज़र्स के लिए ही अपने ब्लॉग को बनाया है। तो यूज़र का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि नहीं भाई, इसने इतना लिखा तो है लेकिन इसके अंदर और भी जानकारी, इसलिए इसने दूसरे पोस्ट को, जैसे विकीपीडिया हो गया, विकी हाउ हो गया, अलग अलग ब्लॉग्स या ब्लॉग पोस्ट होते हैं, पेजेस होते हैं, इनको लिंक किया है। तो वो ट्रस्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीमीडिया फाइल्स, जैसे इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स। अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कार्टून टाइप या मतलब एनिमेटेड या स्केच, मतलब आप समझ रहे हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स में जाने दीजिए। मल्टीमीडिया फाइल्स में आप अगर इमेजेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि अच्छे से कॉम्प्रेस्ड हो, साइज़ उनकी कम हो, ठीक है, तो अच्छा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस भी कंज्यूम नहीं करती है और एक आपके आर्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, आपके आर्टिकल को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है इमेजेस के थ्रू। ठीक है, अब ऑल्ट टैग्स ज़रूरी होते हैं इमेजेस या मल्टीमीडिया फाइल्स के लिए। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि सर्च इंजन के क्राउलर्स आपको इमेज को नहीं पढ़ पाते। इमेज के अंदर जो भी आप अल्ट टेक्स्ट हो गया, जैसे उसका टाइटल और कीवर्ड्स, उसको वो रीड करते कोडिंग को, तो उसके ज़रिए वो उसको समझ सकते हैं और इंडेक्स करते हैं और उसी के ज़रिए रैंकिंग में भेजते हैं। तो लास्ट वाला जो है, जैसे हमने बताया था, लास्ट बट नॉट इन द लिस्ट, कंटेंट डिलीवरी टेक्निक्स। ये सबसे अहम है कि आप अपने ब्लॉग के कंटेंट को कैसे और किस तरह से उसके डिज़ायर्ड या जिनको उस कंटेंट की ज़रूरत है उन तक पहुंचाते हो। ये सबसे अहम होता है, जिसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू सून।